हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। दोस्तों, जनरल साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट से हमारा जो टॉपिक चल रहा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक से हमने आहार नाल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा होते हैं, दो चीजें, एक तो आपका आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल और आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनमें से हमने मुख गुहा, बकल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था, जिसका हिस्सा थे। हमने जीभ के बारे में पढ़ा, हमने मुख में पाचन पढ़ा, हमने ग्रसनी के बारे में पढ़ा, फेरेंस के बारे में पढ़ा, फिर आमाशय के बारे में पढ़ा। आमाशय से जो पचित भोजन होता है, जिसे हम कायम कहते हैं, वो भोजन आगे की तरफ जाता है। रास्ते में फिर उसके भोजन के आगे वाली जो ट्रेवलिंग है उसमें पड़ता है, उसका सामना होता है लीवर से। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर के बारे में, जिसे हम लीवर, यकृत या जिगर के नाम से भी जानते हैं। जिगर, जिगर का नाम सुना होगा आपने भाई, जिगर, है ना। तो जिगर जो होता है, जिगर, वो जिगर किसको कहते हैं? लीवर को ही कहते हैं। बढ़िया नाम, लीवर अच्छा है, यकृत भी ठीक है, कभी कभार वो जिगर आ जाता है ना। तो जिसे हम जिगर के नाम से जानते हैं वो यही होता है लीवर। लीवर का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भोजन के पाचन में। भोजन के पाचन में लीवर अपना एक इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा इसी में ही होती है, लीवर में। मतलब ये खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, अपने आप को रिकवर करता है, अपने आप ठीक होने लग जाता है। जैसे जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जो नशे के आदी लोग होते हैं, वो ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से उनका लीवर डैमेज होने लग जाता है, लीवर खराब होने लग जाता है, लीवर सड़ने लग जाता है। फिर जैसे ही वो अल्कोहल को छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उनका लीवर अपने आप ही रिकवर होता है, सही होता है। इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन कैपेसिटी। और ये बकायदा एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता या पुनर्योजन की क्षमता किस में पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। यकृत, जिसे हम जिगर के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी, तो सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? वो होती है हमारी नर्वस सेल में, तंत्रिका कोशिकाओं में। ये एक बार डैमेज हो जाती हैं तो आसानी से ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि जन्म के पश्चात यही एक ऐसी कोशिका है जिनमें कोई वृद्धि और विकास नहीं होता। शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ और डेवलपमेंट करती रहती है, वृद्धि और विकास करती है अपना। एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, एक से दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी। लेकिन जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, नर्व सेल, जिसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, वो उनमें सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता, रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे कम होती है। दैट मीन्स अगर न्यूरॉन एक बार डैमेज हो जाएंगे तो वो आसानी से ठीक नहीं होते, रिकवर नहीं होते। इसलिए मानसिक रूप से जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है उसको, या कोई चोट लगती है, या उसको कोई शॉक लगता है, कोई भावनात्मक कोई उसको आघात लगता है, तो वो आदमी मेंटल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पागल हो गया। अब वो फुल मेंटल, हाफ मेंटल या कंप्लीटली मेंटल जो होता है, तो मेंटल जो होता है आदमी, पागल जो होता है, उसमें क्या होता है? उसको कोई बाहरी एक्सटर्नल चोट लगने पर, इंपैक्ट, जैसे वो एक्सीडेंट में गिर गया, उसका सिर के बल या किसी चीज से वो टकरा गया, तो वो कोमा में चला जाता है, या उसकी याददाश्त चली जाती है, या फिर उसको कोई एक ऐसा इमोशनल शॉक लगता है, कोई उसको व्यापार में बड़ा घाटा हो जाता है, या कोई उसके प्रियजन उसको इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी ऐसे इस तरीके का इमोशनल शॉक्स, तो सीधा सीधा अटैक होता है हमारे न्यूरॉन्स पे। तो न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जब एक बार डैमेज हो जाते हैं तो ये आसानी से ठीक नहीं होते। एक तो बहुत धीमी दर से ठीक होते हैं और बहुत कम मात्रा में ठीक होते हैं। इसलिए जो लोग पागल हो जाते हैं वो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं अपने आप को रिकवर होने में, ठीक होने में, क्योंकि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें जन्म लेने से पहले, जब बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है, तब तक तो उनकी तंत्रिका कोशिकाएं लगातार वृद्धि विकास करती हैं। जन्म लेने के पश्चात, आफ्टर बॉर्न, उन कोशिकाओं में ना तो कोई वृद्धि होगी, ग्रोथ भी नहीं होगी,
ना उनका कोई डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। बाकी इनको छोड़ करके पूरे इंटायर बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, सभी कोशिकाओं में कंटिन्यूसली वृद्धि और विकास होता है। तो सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन या पुनर्योजन की क्षमता होती है, वो किसमें होती है? तंत्रिका कोशिकाओं में। नर्व सेल के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे तंत्रिका तंत्र, जिसे हम एक हिंदी में एक नाम और होता है स्नायु तंत्र, है ना, उनमें उसके नाम से जानते हैं। तो नर्व सेल्स से मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का जो सबसे फंक्शनल, कार्यात्मक जो चीज होती है, वो होती है आपकी न्यूरॉन। क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। इसलिए जो दिमाग का डॉक्टर होता है ना, वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। न्यूरोलॉजिस्ट होता है दिमाग का डॉक्टर जो होता है ना, या तो उसको हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, मनोचिकित्सक जो हमारी मानसिक चीज़ों को समझता है। स्पेशली जो न्यूरॉन पे जो जिसका स्पेशलाइजेशन होता है, उसे हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र का द स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम इज नोन एज न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। जैसे यकृत का स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर जो होता है वो क्या होता है? हिपेटोलॉजी। आया हुआ एग्जाम में प्रश्न, हिपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर डैमेज होता है और फिर से रिकवर हो जाता है, ये हिपेटोलॉजी कहलाएगा। लीवर डैमेज, तो आपने देखा होगा जो पीलिया नामक बीमारी होती है, जॉइंडिस, पीलिया में क्या होता है? सीधा सीधा हमारा लीवर खराब होता है। जब लीवर खराब हो जाता है तो पीलिया हो जाता है, और कुछ समय पश्चात दवाइयों के प्रभाव से या धीरे धीरे लीवर अपने आप को सही करता है और आदमी का पीलिया सही हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है ठीक होने की, रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा लीवर में होती है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है लीवर हमारा पाचन तंत्र में। जैसे ही भोजन आमाशय से बाहर निकलता है, फिर जाता है ड्यूडेनियम में, ग्रहणी से। ग्रहणी से या ड्यूडेनियम से यकृत जो होता है ना, छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। तो ग्रहणी से यकृत, लीवर और अग्नाशय जुड़े हुए रहते हैं। छोटी आंत का एक भाग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग होता है ग्रहणी, ड्यूडेनियम। मतलब छोटी आंत का एंट्री पॉइंट वाला भाग ही ग्रहणी होता है। उससे हमारा लीवर और अग्नाशय, पैनक्रियाज, दो चीजें आपस में जुड़े रहते हैं। इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा, पित्ताशय, तो लीवर में ही, लीवर का ही हिस्सा होता है पित्ताशय पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम गाल ब्लैडर कहते हैं, है ना, गाल ब्लैडर। तो ये लीवर का ही पार्ट होता है पित्ताशय। लीवर का काम क्या है? लीवर का मुख्य काम होता है भैया पित्त रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त रस, बाइल जूस फॉर्मेशन। तो ये पित्त रस बनाता है, और पित्त रस भोजन के पाचन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका काम देखें, पित्त रस का काम होता है वसा को पायसीकृत करना, इमल्सीफाई करना। इमल्सीफाई का मतलब उसको घोलना, छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलना, है ना, इमल्सिफिकेशन तैयार करना, है ना। एक प्रक्रिया होती है पायसीकरण की प्रक्रिया, इमल्सिफिकेशन। जैसे हम बात करते हैं मक्खन, पनीर, क्या है ये? दूध के पायस है, इमल्सिफिकेशन है। तो दही क्या है? पायस है। तो उसको घोलते हैं, घोलने पर तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहलाता है। तो पित्त रस का जो मुख्य काम होता है, एक तो भोजन को क्षारीय बनाना। अम्लीय था HCl की वजह से, आमाशय से जो भोजन निकलेगा वो कैसा होगा? एसिडिक क्वालिटी का होगा, अम्लीय होगा। उसको क्षारीय, एल्कलाइल क्वालिटी का बनाने का जो काम करता है वो पित्तरस करता है। दूसरा, ये वसा को पायसीकृत करने का काम करता है। तो पायसीकृत पित्तरस करेगा, तो इस पित्तरस का प्रोडक्शन, उत्पादन जो होगा वो कौन करेगा भाई? वो करेगा लीवर। तो लीवर एक काम करता है पित्तरस का उत्पादन करना है, और लीवर से ही जुड़ा रहता है पित्ताशय। तो पित्ताशय में क्या होता है? जो पित्तरस बनता है ना, बाइल जूस, पित्तरस। कई बार वो इंग्लिश में ऐसे भी लिखा जाता है, हिंदी में बाइल जूस। तो आपको इंग्लिश नाम भी पता होना चाहिए इसका, बाइल जूस। पित्तरस का निर्माण होगा आपका लीवर में, जबकि पित्तरस का स्टोरेज, संचय, है ना भाई, स्टोरेज, संचय जो होगा वो किस में होगा? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि भाई पित्तरस का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, जबकि पित्तरस या बाइल जूस का स्टोरेज या संचय जो होता है या संग्रहण जो होता है
वो कौन करता है? पित्ताशय करता है, गाल ब्लैडर करता है। फॉर एग्जाम्पल एक जूस की दुकान है, तो जूस कौन बनाता है भैया? मशीन बनाती है। और उस बने हुए जूस को स्टोरेज हम कहाँ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में करते हैं। उसी तरीके से ये जो पित्त रस है, बाइल जूस है, इसको कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा। और इसका स्टोरेज हम कौन से फ्रिज में करेंगे? पित्ताशय वाले फ्रिज में करेंगे, गाल ब्लैडर में। तो लीवर भोजन का पाचन नहीं करता। हां, भोजन के पाचन हेतु एक जो जरूरी घटक है पित्त रस, उसका उत्पादन करता है। और याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को, लीवर ही एक ऐसा अंग है जो ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है लीवर, और ये जिसकी सहायता से करता है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। जब इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कम होगा तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, रक्त शर्करा या ग्रेप्स शुगर के नाम से जानते हैं। मानव रक्त में पाई जाती है। और ग्लूकोज या मानव शुगर में जो शर्करा की मात्रा होती है ब्लड में, वो 80 से लेकर के 100 मिलीग्राम हर 100 ml खून में। 100 मिलीलीटर खून को 1 डेसीलीटर भी कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में शुगर का जो सामान्य स्तर है वो ये होता है 80 से 100 मिलीग्राम। और शुगर कौन सी होती है? हमारे ग्लूकोज होती है। शर्करा जिसे हम कहते हैं, जिसे ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है लीवर इंसुलिन हार्मोन की सहायता से। अगर लीवर खराब होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, तो हमारे फिर शुगर लेवल बढ़ जाएगा और हम डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। जो पित्त रस निकलता है वो हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसमें पीलापन पाया जाता है। उसका पीलापन होता है पित्त वर्णक की वजह से। तो लीवर जो होता है वो आपका ग्रहणी से लीवर और अग्नाशय दोनों जुड़े रहते हैं। लीवर में पित्ताशय पाया जाता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है, जिसमें पित्त रस का क्या होता है? संचय होता है। पित्ताशय एक दिन में लगभग 700 ml से लेकर के 1000 ml, मतलब लगभग 1 लीटर पित्त रस का स्रावण होता है पित्ताशय में। किस में होता है? पित्ताशय में। तो लीवर से भैया किसका उत्पादन होता है? पित्त रस का निर्माण होगा। किसका होगा? पित्त रस का निर्माण किससे होगा? लीवर से होगा। तो इस पित्त रस का स्टोरेज जो होगा वो कहां होगा? आपका पित्ताशय में। और रोजाना कितना पित्त रस बनता है? लगभग 700 ml से लेकर के 1000 ml, अर्थात लगभग 1 लीटर के आसपास होता है। पित्त रस जो होता है ना, वो पित्त रस हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। जब प्रश्न पूछे कि भाई पित्त रस किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय? तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर बनाता है, यकृत बनाता है। उस बाइल जूस का स्टोरेज, संचय या संग्रहण कहां होता है? पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में होता है। और रोजाना लगभग 1 लीटर पित्त रस का क्या होता है? सीक्रेशन होता है। किससे के थ्रू होता है सीक्रेशन? लीवर के थ्रू होता है। तो जो पित्त रस है उसकी अगर हम बात करें, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, जो हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। अगर पीएच वैल्यू 7 है, पीएच इज इक्वल टू 7, तो कैसा होगा वो? उदासीन, न्यूट्रल। पीएच अगर उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो वो कैसा होगा? अम्लीय। और अगर उसकी पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा वो? क्षारीय। अब क्षारीय में भी फिर बात आती है कि भाई कम क्षारीय और अधिक क्षारीय। अगर पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 10.5 के बीच में तो कम क्षारीय, और पीएच मान 10.5 से लेकर के 14 के बीच में है तो वो अधिक क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है भाई।
चलिए, तो पित्त रस जो कि हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.7 होता है। पूछ लिया जाता है, एक आध बार पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं उसका पीएच वैल्यू लगभग 7.7 होता है। और जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा? वो एल्कलाइड होगा, क्षारीय होगा। तो पित्त रस बनता है लीवर से, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त रस का काम क्या होता है? पित्त रस का काम होता है वसा का पाचन करना, और पाचन करने के लिए क्या करेगा? उसका पायसीकरण करेगा। तो पित्त रस का काम होता है भाई वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और लिपिड। तो वसा का पायसीकरण, पायसीकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन करने का जो काम करता है वो कौन करता है? पित्त रस करता है। पायसीकरण का मतलब क्या होता है? अच्छा, पित्त रस के दो काम होते हैं। एक तो काम हो गया वसा का पायसीकरण करना, दूसरा काम होता है भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना। तो जो आमाशय से भोजन निकला था, उस भोजन का माध्यम था अम्लीय। अब जब ये भोजन जाएगा छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जाने से पहले उसका माध्यम क्षारीय होना आवश्यक है। तो उसको क्षारीय माध्यम में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है? पित्त रस करता है। दो काम होते हैं, एक तो भोजन को क्षारीय बनाना, दूसरा काम होता है वसा का पाचन। वसा का पाचन कैसे होगा? वसा के पायसीकरण से, इमल्सिफिकेशन से। ठीक है, तो ये करेगा। पायसीकरण का मतलब क्या होता है? जो वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं ना, उनको घोल करके या उनको पायसीकृत करके बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं फैट के, इन बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे वसा के अणुओं में बदलने का काम। तो पायसीकरण का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज जैसे चीनी है, चीनी का बड़ा कण है, उसको जब आप पानी में घोलेंगे तो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, लास्ट में पिघल जाता है। सिमिलरली जो वसा के जो बड़े कण हैं उनको छोटे कणों में बदलना ही पायसीकरण कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यही प्रश्न आता है पित्त रस का कार्य क्या होता है? पित्त रस का काम होता है एक तो भोजन को क्षारीय माध्यम उपलब्ध कराना, दूसरा वसा को पायसीकृत करना, इमल्सिफिकेशन करना, अर्थात वसा के पाचन हेतु उसका पायसीकरण होना बहुत जरूरी है। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। और जब 7.7 है तो कैसा होगा? क्षारीय। अब क्षारीय में अगर बात करें कि अधिक क्षारीय या कम क्षारीय, तो कैसा होगा? वो कम क्षारीय होगा। कैसा होगा? कम क्षारीय होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। पित्त रस वसा का पाचन करता है, और वसा का पाचन किस विधि के द्वारा करता है? पायसीकरण। तो पित्त रस का काम क्या हो गया भाई? वसा का पायसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन करना, ये है काम पित्त रस का। पित्त रस में दो वर्णक पाए जाते हैं। अच्छा, जो बाइल जूस होता है कैसा होता है भाई? हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का ये होता है। और हल्के पीले रंग का होने के कारण ये एक क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.7। इसका जो रंग पीला है, इस पीला का कारण है पित्त वर्णक। पित्त वर्णक पाए जाते हैं पित्त रस में। दो पित्त वर्णक होते हैं, विलरुबिन और विलवर्डिन। उस विलरुबिन विलवर्डिन की वजह से, पित्त वर्णक की वजह से, उस जो पित्त रस है, बाइल जूस है, उसका रंग पीला होता है। और इसी की वजह से पीलिया होता है। जब पित्त वर्णक की मात्रा ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से, तो फिर हमें क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। अब वो देखते हैं कौन सा ज्यादा होने पर होता है ना। तो जो हमारा बाइल जूस होता है, जो कि हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव है, पित्त रस जो है, उसमें दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? दो। एक होता है बिलरुबिन और एक दूसरा होता है आपका विलवर्डिन। बिलरुबिन पीले रंग का होता है, जबकि विलवर्डिन जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो जब पीलिया होगा, अगर आपसे पूछें कि भाई पीलिया रोग जिसे हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, वो किस वजह से होता है? पित्त रस में पाए जाने वाले पित्त वर्णक विलरुबिन की मात्रा अधिक होने पर। जब पित्त रस में इस विलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इस पित्त वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, तो व्यक्ति पीलिया रोग का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? पीलिया का शिकार हो जाता है, जिसे हम जॉन्डिस रोग के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, पित्त रस में दो पित्त वर्णक पाए जाते हैं, एक बिलरुबिन, दूसरा बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें से अगर इस पित्त वर्णक की मात्रा बढ़ जाएगी, बिलरुबिन नामक वाले जो कि पीले रंग का होता है, इसकी वजह से पीलिया रोग होता है।
बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। आगे देखो वही बात आता रहता है, कभी कभार आता है एग्जाम में प्रश्न, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब पूछे कि भाई पीलिया होता किसकी वजह से, पित्त रस में जो बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक है उसकी मात्रा बढ़ने पर। जब बिलिरुबिन ज्यादा उत्पादन होगा तो पीलापन ज्यादा होगा उस पित्त रस में, और वो पीलापन जो होगा वो हमारे पूरे शरीर में छा जाता है। क्योंकि लीवर का ही एक भाग होता है प्लीहा, स्प्लीन या स्प्लेन। तो प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। ये प्लीहा आरबी मतलब खून बनता भी यही है और खून नष्ट भी यही होता है, क्योंकि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जब हम ब्लड और ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान या शमशान किसे कहते हैं, जहां जाकर के आरबीसी 120 दिन बाद अपने आप नष्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है? प्लीहा या स्प्लीन होता है, जिसे हिंदी में एक नाम और कहते हैं हम तिल्ली, है ना, तिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये लीवर का ही जुड़ा हुआ पार्ट होता है प्लीहा, तो इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं प्लीहा को। तो बिलिरुबिन जो होता है हमारे लीवर में, जो पित्त रस पाया जाता है उसमें एक वर्णक होता है बिलिरुबिन नामक पित्त वर्णक। जब उस बिलिरुबिन पित्त वर्णक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो व्यक्ति पीलिया रोग का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। ठीक है, अब फिर बात आए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? लीवर होती है, लीवर या यकृत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर या यकृत होती है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कहलाता है या अंतःस्रावी। अब देखो प्रश्न किस तरीके से है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? लीवर होता है। आंतरिक अंग, यहां ध्यान देना। अब आपको कि सर शरीर का सबसे बड़ा अंग तो होता है भैया आहार नाल। कौन सा होता है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जो पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर, या एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, लगभग फीट के रूप में पूछा गया था, तो 30 से 32 फीट होती है। मानव शरीर का देखो प्रश्न कुछ अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग लीवर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आहार नाल, 8 से 10 मीटर लंबा या 30 से 32 फीट लंबा। और लंबाई के अनुसार बात करें कि भाई लंबाई को अगर मापें उसके हिसाब से सबसे बड़ा अंग क्या होती है? हमारी त्वचा। तो लंबाई के अनुसार त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। लीवर का वजन पूछ लिया जाता है भाई कई बार, एक दो बार एग्जाम में। तो लीवर का जो वजन होता है वो लगभग 1.6 केजी होता है। अब कई एग्जाम्स में अलग अलग बुक्स में इसको 1.64 केजी कह रखा है, या किसी में इसको 1.6 केजी कह रखा है, किसी में इसको 1.67 केजी कह रखा है, या किसी में इसको 1.7 केजी बता रखा है। तो आप एक एवरेज याद रखिए 1.6 केजी। अब वो 6 के बाद चाहे 7 आए 4 आए उससे कोई मतलब नहीं है। एक आध बार पूछा गया एग्जाम में तो बाहर याद रखेगा। लीवर का तो सबसे बड़ी ग्रंथि जब प्रश्न पूछे एग्जाम में तो वो कौन सी होगी? लीवर होगी। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है, अग्नाशय। अग्नाशय देखो दो प्रकार की ग्रंथि होती है मुख्यतः, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है जिनसे सिर्फ एंजाइम निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और मिश्रित ग्रंथि वो होती है जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। तो लीवर से सिर्फ एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन्स नहीं निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आपकी हार्मोन्स निकलते हैं, उससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन निकलता है। अग्नाशय से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। जैसे अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से आपका ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। तो एंजाइम भी निकलते हैं। जो अग्नाशय रस निकलता है ना, पैनक्रेटिक जूस, उसमें हार्मोन भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा अंग त्वचा मानी जाती है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि,
सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है, लीवर होती है। जबकि शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है, सबसे बड़ा अंग वो क्या होगा भाई, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई मीटर में कितनी होती है, 8 से 10 मीटर, और फीट में कितनी होती है, 30 से 32 फीट होती है। लीवर का भार कितना होता है, 1.6 kg होता है। लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम एक तो मैंने मुख्य बताया आपको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करेगा, लीवर करेगा। अब लीवर तो करता है, लेकिन लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए किसकी सहायता लेता है, इंसुलिन की। बगैर इंसुलिन के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल सकता। इंसुलिन हार्मोन की सहायता से एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सी प्रक्रिया, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के माध्यम से ये ग्लूकोज को लीवर बदलता है। इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रक्रिया करता है, वो प्रोसेस करता है उसको ग्लाइकोजन बदलने के लिए। वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाएगा, उस प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, तो लीवर का एक काम हो गया ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। दूसरा काम होता है यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण, तो यूरिया का संश्लेषण का मतलब यूरिया को बदला जाएगा। तो यूरिया को, ये प्रश्न जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे वहां हमारे ये काम में आएगा। तो यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम कौन करता है, हमारा जो मूत्र होता है ना भैया, मूत्र में जो गंध होती है, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, मूत्र में गंध किसकी होती है, अमोनिया के कारण आती है ना, अमोनिया की होती है। जबकि मूत्र का रंग पीला जो होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम किससे बनता है, जब हीमोग्लोबिन का क्या होता है, विखंडन। तो 120 दिन बाद में जब आरबीसी नष्ट होती है, तो आरबीसी नष्ट होती है तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है, विखंडन। विखंडन का मतलब हीमोग्लोबिन टूटता है छोटे छोटे टुकड़ों में। हीमोग्लोबिन की वजह से रंग लाल होता है। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा, विखंडन होगा, तो किस में बदल जाएगा, पीलेपन में। तो मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम की वजह से होता है। यूरोक्रोम नामक एक वर्णक होता है। यूरोक्रोम बनता किससे, हीमोग्लोबिन से। जब हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो यूरोक्रोम बनता है, इसकी वजह से होता है। तो यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम, और अमोनिया, यूरिया जो होता है एक आपका टॉक्सिक पदार्थ होता है, विषैला तत्व होता है। उसको कम विषैले तत्व अमोनिया में, अधिक विषैला तत्व है यूरिया, है ना। हमारे मूत्र में लगभग जो आपका 3% मात्रा होती है यूरिया की। किसकी होती है, यूरिया की, जो कि एक विषैला तत्व है। 3% मात्रा भी, इसको कम विषैले तत्व में बदलने का काम, अमोनिया में बदलने का काम जो करता है वो कौन करता है, लीवर करता है। एक चक्र होता है, एक साइकिल का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन कौन से चक्र के माध्यम से किया जाता है। तो वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोज की थी कि भाई देखा कि मानव शरीर में यूरिया बदल रहा है अमोनिया में, तो ऑर्थिनिन चक्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे, ऑर्थिनिन चक्र, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑर्थिनिन चक्र के माध्यम से यूरिया को अमोनिया में बदला जाता है। यूरिया जो कि मूत्र का 3% हिस्सा होता है, एक अधिक विषैला तत्व है, उसको कम विषैले तत्व अमोनिया में बदलने का काम कौन करता है, लीवर करता है, ऑर्थिनिन चक्र के माध्यम से। और लीवर ही ग्लूकोज को क्या बदलता है, ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन की सहायता से, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। इसका मतलब अगर लीवर खराब है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। लीवर खराब है तो आपका यूरिया अमोनिया में नहीं बदलेगा, तो फिर आपके शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप दूसरी बीमारियों के भी शिकार हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, यकृत में निराविषीकरण, एंटीटॉक्सिडेशन की प्रक्रिया होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर का अध्ययन, देखो आगे वही बात जो मैंने बताई थी, लीवर का अध्ययन, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, हिपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई, हिपेटोलॉजी कहलाएगा। और लीवर यूरिया को अमोनिया में बदल करके हमारे शरीर में जो निराविषीकरण है, एंटीटॉक्सिडेशन है, उस प्रक्रिया को अंजाम देता है लीवर। तो इतना इंपॉर्टेंट अंग है लीवर मानव शरीर का, पाचन में भी और सामान्य प्रक्रियाओं में भी। अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है तो वो व्यक्ति कोई काम का नहीं है।
और आजकल लीवर ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है और किए गए हैं, लेकिन उसके जो सक्सेस रेट है वो थोड़ी कम है ना। लीवर की अगर हम बात करें, जो पित्त रस निकलता है, लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भैया? यूरिया का। अब यूरिया बनता किससे है? जो प्रोटीन आप खाते हैं ना भैया, प्रोटीन, तो प्रोटीन से निर्माण होता है यूरिया का, क्योंकि प्रोटीन से निर्माण होता है यूरिया का। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये होता है ना। तो यूरिया का जो निर्माण होगा वो किससे होगा? क्योंकि प्रोटीन होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन से निर्माण होता है यूरिया का, है ना। तो लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। भोजन का जब पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन से निर्माण होता है यूरिया का, यूरिया से फिर बनता है अमोनिया। तो इन सबको बदलने का काम कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है, यकृत कर रहा है। यकृत की कोशिकाओं से, लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे पित्त रस निर्माण होता है। तो पित्त रस कौन बनाता है? लीवर। और पित्त रस का संचय, स्टोरेज, संग्रहण कौन करता है? पित्ताशय करता है। कौन करता है भाई? पित्ताशय करता है, जिसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए। जो पित्त रस निकलता है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है रोजाना, जो कि हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, उसमें क्या होता है? पित्त रस में 85% तो होता है जल और 12% पाया जाता है उसमें पित्त वर्णक है। पित्त वर्णक, तो लीवर में 85 जो पित्त रस बनता है उसमें 85% में तो होता है जल और 12% में होता है पित्त वर्णक। और पित्त वर्णक कितने प्रकार के होते हैं? 2, बिलिरुबिन और बिलिवर्निन। और जब बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति पीलिया रोग का क्या हो जाता है? शिकार। पित्त वर्णक जो होता है वो बनता किससे है? पित्त वर्णक बनता किससे है? हमारे लीवर की जो आपकी भक्षी कोशिका होती हैं, फैगोसाइटिक जो सेल होती हैं, जो भक्षण करने का काम करती हैं, उनसे बनता है। तो जो पित्त वर्णक बनेंगे ना, बिलिरुबिन और बिलिवर्निन, वो लीवर की भक्षी कोशिकाओं से बनते हैं, फैगोसाइटिक सेल से बनते हैं। पित्त रस का मुख्य काम क्या है? पित्त रस का मुख्य काम होता है भोजन को क्षारीय बनाना। एक तो काम हो गया भोजन को क्षारीय बनाना, जिसकी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी। दूसरा काम होता है वसा को पायसीकृत करना, इमल्सिफाइड करना। और पायसीकरण का मतलब क्या होता है? वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। जब इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यही प्रश्न आता है लीवर में से ज्यादातर एग्जाम में। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? लीवर, जिसे हम यकृत के नाम से जानते हैं या जिगर के नाम से जानते हैं। जबकि पित्त रस का संचय कहां होता है? पित्ताशय में होता है। स्टोरेज होता है वो कहां होता है? पित्ताशय में। और लीवर के काम आपने देख लिए, यूरिया का निर्माण, यूरिया का संश्लेषण, यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम, शरीर में निरावशीकरण की प्रक्रिया को अंजाम देने का काम, और दूसरा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम। तो लीवर में ही जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। जब प्रश्न आता है ना हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, पाचन तंत्र से पहले जब हम मानव शरीर में पोषण वाला, ह्यूमन न्यूट्रिशंस वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें ये प्रश्न आता है और एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और उस ग्लाइकोजन को बनाने का काम कौन करता है? लीवर। किससे बनाता है? ग्लूकोज से बनाता है। और फिर हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी कौन करता है? लीवर ही करता है। तो लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी बदलेगा और ग्लाइकोजन का क्या करेगा? स्टोरेज करेगा। जबकि लीवर से बनने वाला जो पित्त रस होगा, बाइल जूस, उसका स्टोरेज कहां होगा? पित्ताशय में होगा, गाल ब्लैडर में होगा। ठीक है। मनुष्य में भोजन संचय, देखो आगे वही बात, मनुष्य में भोजन संचय या ऊर्जा का संचय, भोजन संचय कह लीजिए या ऊर्जा संचय कह लीजिए, एनर्जी स्टोरेज होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ये ग्लाइकोजन जो होता है ना भैया, वो हमारे रक्त में चला जाता है और फिर ये ग्लाइकोजन से निर्माण होता है एटीपी का, और ये एटीपी चले जाएंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एटीपी के अणु के रूप में ये ऊर्जा ग्रहण करेगा और उसको बाकी के जो शरीर के कोशिका अंग हैं उनके लिए ये भोजन बनाएगा।
और वो एटीपी बदलेगी एडीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बदलेगी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो एटीपी बनेगा किससे? ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन किससे बनेगा? ग्लूकोज से। ठीक है, तो ग्लूकोज बदलेगी ग्लाइकोजन में, कौन बदल रहा है? लीवर। ग्लाइकोजन बदलेगा एटीपी में, और इस एटीपी को एडीपी में बदलने का जो काम करेगा कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस या इंजन के नाम से जानते हैं, पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम भी लीवर करेगा, और ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी लीवर करेगा, यकृत करेगा। यकृत में देखो आ गई वही बात, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी जो होती है, अर्थात उसके जो ठीक होने की जो क्षमता होती है, सबसे ज्यादा किस में होती है? लीवर में होती है। मतलब लीवर सड़ेगा या लीवर खराब होगा तो वो रिकवर होता है जल्दी से, तेजी से। जबकि सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो किस में होती है? हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में, नर्व सेल में। सबसे प्रमुख उपापचयी अंग लीवर को कहा जाता है। मनुष्य में सबसे प्रमुख उपापचयी, मेटाबॉलिक जो आपका ऑर्गन होगा, उपापचयी का मतलब जो पाचन से संबंधित क्रियाएं होती हैं उन्हें हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं सबसे प्रमुख जो पाचक अंग है, मेटाबॉलिक जो ऑर्गन है, उपापचयी अंग है, वो कौन है? लीवर ही है। लीवर में ही वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होते हैं। मतलब वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। तो विटामिन ए का जो स्टोरेज होता है ना भैया, विटामिन ए का जो संग्रहण होता है, संचय, वो भी किस में होता है? लीवर में ही होता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा लीवर के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल दी जाती है। अच्छा, प्रोटीन देखो पाचन होता है तो वैसे तो बदलनी चाहिए वो एमिनो अम्लों में, लेकिन प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम भी कौन करता है? लीवर ही करता है। लीवर इतना इंपॉर्टेंट अंग है इसलिए हमने इसको प्रमुख उपापचयी अंग नाम दिया। सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में होती है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में, नर्व सेल में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है। अब जब देखो लीवर में पुनरुद्भवन की क्षमता क्या है? जो व्यक्ति, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो व्यक्ति अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो धीरे धीरे उसका लीवर सड़ने लग जाता है, लीवर खराब होने लग जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है, और जैसे ही वो शराब को छोड़ता है तो वो धीरे धीरे उसका लीवर अपने आप ठीक होने लग जाता है। जो व्यक्ति ज्यादातर अल्कोहल, शराब का कंजप्शन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो उनके पीने से उनका लीवर खराब हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं यकृत सिरोसिस नामक रोग। ये इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम आता है। यकृत सिरोसिस रोग किसे कहते हैं? अत्यधिक अल्कोहल या शराब के सेवन से होने वाला रोग जो होता है वो क्या होता है? आपका यकृत सिरोसिस, लिवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है। तो ये है लीवर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट अंग है मानव शरीर में, और प्रमुख उपापचयी अंग होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये यूरिया को अमोनिया में बदलता है, ये यूरिया का निर्माण करता है, और ये शरीर को निराविशीकरण की क्रिया करता है। बहुत पित्त रस का ये निर्माण करेगा, और जबकि उसका स्टोरेज कहाँ होगा? पित्ताशय में होगा। लीवर में जो पित्त वर्णक होते हैं उन वो 12% होते हैं, बाकी जो पित्त रस होता है उसमें 85% में क्या होता है? जल। 2 प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो ये था, काफी डिटेल में हमने पढ़ा लीवर के बारे में, जो पाचन तंत्र की एक प्रमुख जो पाचक ग्रंथि होती हैं उनमें ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसके बाद में, लीवर के बाद में हम चर्चा करेंगे अग्नाशय के बारे में, और छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।